आज हम इस मौजू पर बात करेंगे कि इंसान कैसे सेहतमंद रह सकता है। कौन से ऐसे असूल हैं जिन पर पैरवी करते हुए इंसान एक्टिव और तवाना रह सकता है। चंद मोटी मोटी बातें हैं, चंद नुक्ते हैं जो मैं आपके गोशगवार करूंगा। सबसे पहले मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से एक बात आप अच्छी तरह समझ लीजिए कि सेहतमंद रहने के लिए कौन सा ऐसा मैकेनिज्म है जो आपकी बॉडी में आपको सेहतमंद रखने के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है। देखिए, दो चीजें हैं। एक है ब्लड फ्लो। आपके हर खुलिये को, हर टिश्यू को, हर ऑर्गन को खुराक की जरूरत होती है हर वक्त। ये खुराक है ऑक्सीजन और ग्लूकोज, और ये ब्लड के जरिए आपके सेल्स को ये खुराक मुस्तकिल पहुंच रही है। तो सेहतमंद ब्लड फ्लो जो है वो यानी कि गारंटी है आपकी सेहत की, आपकी हेल्थ की। उसके लिए जरूरी है कि ब्लड जो है वो ज्यादा गाढ़ा ना हो। जरूरी है कि जो ब्लड वेसल्स हैं, खून की जो नालियां हैं, उनमें चर्बी ना हो, फैट ना हो, उनमें लीकेज ना हो। इसकी मिसाल आप समझ सकते हैं जैसे वाटर सप्लाई होती है। पानी की एक लाइन है, पानी जा रहा है, सप्लाई हो रहा है किसी एरिया को, तो वो एक तो ये कि वो पानी बजाते खुद जो है वो ठीक हो, उसकी रफ्तार ठीक हो, और दूसरा ये कि वो जो लाइन है, पाइप लाइन है, उसमें कोई लीकेज ना हो, उसको अंदर से कोई जंग ना लगा हो, ताकि पानी ठीक तरह से उसमें बहता रहे। यही जो सूरत हाल है आपकी वेसल्स हैं, जो खून की नालियां हैं, इन्हीं की है कि इनका हेल्दी होना, इनका इलास्टिक होना और इनके अंदर फैट्स का ना होना किसी किस्म की, वो बहुत जरूरी है। और ब्लड जो है ज़ात खुद वो ज्यादा गाढ़ा ना हो, ताकि उसकी सप्लाई होती रहे और आपके तमाम टिश्यूज को ऑक्सीजन और ग्लूकोज बर वक्त मिलती रहे। ये एक चीज है। दूसरी चीज है आपका लिम्फेटिक सिस्टम। आपके लिम्फ जो हैं, आपकी बॉडी के तमाम फुजलात, तमाम जहरीले मादे, तमाम एक्सक्रीशंस जो हैं, और इसी तरह जरासीम, बैक्टीरिया और वायरस वगैरह, उनको ये बाहर निकालने के लिए आपकी बॉडी में लिम्फेटिक सिस्टम है, ये लिम्फ्स हैं, ये मुसलसल काम कर रही हैं। इन लिम्फ्स के काम के लिए ऑक्सीजन बहुत जरूरी है। इनका पूरा दारोमदार लिम्फेटिक सिस्टम का इस पर है कि आप ऑक्सीजन कितनी इनहेल कर रहे हैं, ठीक तरीके से इनहेल कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। इसीलिए हल्की फुल्की एरोबिक एक्सरसाइज, कहीं बाहर वॉक करना, जॉगिंग करना, कोई जिम्नास्टिक वगैरह अगर आपको शौक है, तो ये दो सिस्टम हैं, लिम्फेटिक सिस्टम और ब्लड सर्कुलेशन जो है, ये गारंटी है आपकी सेहत की। इसके अलावा डाइजेस्टिव सिस्टम है। ये अंडरस्टूड सी बात है कि जो खुराक आप ले रहे हैं, उस खुराक में से तमाम प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, वो जब तक अब्जॉर्ब नहीं होते आपके स्टमक में, आपके इंटेस्टाइन में, तो वो आपको कोई फायदा ना दे पाएंगे। इसलिए हेल्दी डाइजेस्टिव सिस्टम, स्टमक का, आपकी इंटेस्टाइन्स का हेल्दी होना जरूरी है, ताकि खुराक ठीक तरीके से डाइजेस्ट हो, उसकी अब्जॉर्प्शन हो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में। इसके लिए वही एक बार फिर अर्ज करूंगा कि एरोबिक एक्सरसाइज, हल्की फुल्की, अच्छी नींद, ज्यादा खाना किसी सूरत नहीं खाना चाहिए कि ये बर्डन होगा आपके डाइजेस्टिव सिस्टम पर, तो ये अच्छी अब्जॉर्प्शन हो सकती है अगर आप नींद अच्छी करते हैं, हल्की फुल्की एक्सरसाइज करते हैं, कोई बैड हैबिट्स स्पेशली स्मोकिंग वगैरह अगर आप में नहीं है, तो आप ठीक अब्जॉर्प्शन हो सकती है। तो अब आते हैं मौजू की तरफ। देखिए, सेहतमंद रहने के लिए सबसे पहली जो चीज है वो है आपकी खुराक। आप क्या ले रहे हैं, जो चीज आप इनपुट अपने अंदर कर रहे हैं, वही आउटपुट आपकी बॉडी आपको देगी। जो कुछ आप खुराक इस्तेमाल कर रहे हैं, उसी के मुताबिक आपका जिस्म, आपका ऑर्गेनिज्म रिएक्ट करेगा। सबसे पहली बात तो ये कि इंसान की बॉडी का 70 से 80% जो है हिस्सा, वो लिक्विड है, वो पानी है। तो ये अंडरस्टूड बात है कि जो भी आप खुराक ले रहे हैं, जितना भी आप खा पी रहे हैं, उसका 70 से 80% लिक्विड या पानी होना चाहिए। यहाँ एक बात जो समझने की है, लोग समझते हैं लिक्विड से मुराद है कि यही पानी, जो आम पानी हम पीते हैं, यही अगर हम ज्यादा से ज्यादा पीना शुरू कर दें तो लिक्विड की कमी जो है बॉडी में, उसको फुलफिल किया जा सकता है। ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। सबसे पहले तो ये देखिए कि जो पानी हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो साफ ही नहीं, वो पीने के काबिल भी है कि नहीं। अगर फर्ज कर लीजिए कि वो पानी ठीक है, पीने के काबिल है, अच्छा है, तो वो आपके सेल्स तक, जो आपकी सेल्स की डिमांड है लिक्विड की, उसको फुलफिल कर रहा है कि नहीं। इसका जवाब नफी में है, वो बिल्कुल नहीं कर रहा। क्यों? देखिए, आप कितना पानी दिन में पिएंगे, इसका तयन आपकी प्यास करेगी। यानी कि जितनी आपको प्यास होगी, आप उतना ही पानी लेंगे।
अगर आप उससे ज्यादा पीते हैं तो ये बर्डन है सबसे पहले आपके स्टमक पर, उसके बाद स्पेशली आपकी किडनीज पर, क्योंकि ज्यादा मिकदार अगर लिक्विड की है तो वो किडनी ने उसको रिमूव करना होता है, एक्सक्रीट करना होता है। आपको एक मिसाल के जरिए समझाता हूं कि अफ्तारी के वक्त जब आप ज्यादा पानी पीते हैं तो उसके बाद आप खाना बिल्कुल नहीं खा सकते। प्यास तो होती है पानी की, आप ज्यादा पानी पी लेते हैं, पूरा जग पी लेते हैं, लेकिन होता क्या है, एक तो मैदे पर बोझ बन जाता है, दूसरा यह कि आपको ज्यादा जो है यूरिनेशन, पेशाब आना शुरू हो जाता है, या पसीने की सूरत में ये पानी जो है वो खारिज होता रहता है। ये स्टमक और किडनी पर बर्डन है, लेकिन जो सेल्स हैं, आपके जो खुलिए हैं अंदरूनी, उनकी प्यास बाकी रहती है, उनकी जितनी डिमांड है लिक्विड की वो पूरी नहीं हो पाती। इसके लिए जरूरी है कि जो खुराक आप खा रहे हैं, जो ठोस ग़िज़ा आप ले रहे हैं, वो ज्यादा से ज्यादा पानी पर मुश्तमिल हो, और ये हैं सब्जियां और फ्रूट्स। सब्जी और फ्रूट में बहुत ज्यादा मिकदार में पानी होता है, तो आप अपनी खुराक का हिस्सा बनाइए सब्जियों को और फ्रूट्स को, ताकि वो खुराक के साथ पानी आपके जिस्म में जाए, और उस वक्त जब आपको प्यास की तलब भी ना हो, यानी कि प्यास के बगैर आप लिक्विड अपनी बॉडी के अंदर ले रहे हैं सब्जियों और फ्रूट्स की सूरत में, और यही लिक्विड जो है वो फुलफिल कर रहा है डिमांड आपकी, आपके सेल्स की, आपके ऑर्गन्स की, जो 70 से 80% लिक्विड आपकी बॉडी को चाहिए। और दूसरी बात यह कि ये पानी जो सब्जियों और फ्रूट्स में पाया जाता है वो बिल्कुल साफ और प्योर है, उसमें कोई जहरीले मादे, कोई दूसरी जरासीम वगैरह नहीं होते। तो इसलिए सब्जियों का और फ्रूट्स का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल कीजिए, ताकि आपकी बॉडी की जो डिमांड है लगभग 80% तक लिक्विड की, वो पूरी हो सके। अगर आप ऐसा नहीं करते तो ये डिमांड पूरी नहीं होती। अगर आप सिर्फ ठोस ग़िज़ा खाते हैं, गोश्त खाते हैं, आलू खाते हैं, चावल हैं, जिनमें लिक्विड की क्वांटिटी कम है, तो आपकी बॉडी की जो डिमांड है वो पूरी नहीं होती। तो सब्जी और फ्रूट्स को अपनी खुराक का हिस्सा बनाइए, लाजमी, ये सबसे पहला स्टेप है। अब चलते हैं दूसरे स्टेप की तरफ। यह है कम्बिनेशन ऑफ फूड्स, यानी कि मुख्तलिफ फूड जो हैं, जो डाइटरी प्रोडक्ट्स हैं, उनको जब आप कंबाइन करके खाते हैं तो हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है ये रिलीज करता है फिरमेंट्स, एंजाइम्स, डाइजेस्टिव एंजाइम्स, ताकि जो खुराक आप खा रहे हैं वो हजम हो। अब देखिए, कुछ ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जिनके हाजमे के लिए अल्कलाइन एंजाइम जो है बॉडी में रिलीज होते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम में रिलीज होते हैं, जबकि कुछ ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जिनके हाजमे के लिए एसिडिक एंजाइम्स या एसिडिक फिरमेंट्स जो है वो रिलीज होते हैं। मिसाल के तौर पर प्रोटीन्स जितनी भी हैं, इनको हजम करने के लिए एसिडिक एंजाइम्स की जरूरत है। गोश्त ले लीजिए, अंडे ले लीजिए, जबकि इसके बरक्स जितने कार्बोहाइड्रेट्स हैं, मसलन आलू है, उसको हजम करने के लिए अल्कलाइन जो फिरमेंट्स हैं, एंजाइम्स हैं, उनकी जरूरत पड़ती है। अब अगर ये चीजें आप एक ही वक्त में ले रहे हैं तो अल्कलाइन एंजाइम्स और एसिडिक एंजाइम्स ये दोनों रिलीज होना शुरू हो जाएंगे। और केमिस्ट्री में हमने पढ़ा था कि अल्कलाइन और एसिड जो हैं ये आप एक दूसरे को कह लीजिए कि न्यूट्रलाइज करते हैं, मिन्हा करते हैं, एक दूसरे के फंक्शन को जो है वो रिमूव कर देते हैं। तो जब आप आलू और गोश्त यानी कि प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स एक ही वक्त में लेंगे तो क्या होगा, डाइजेस्टिव एंजाइम्स फंक्शन नहीं कर पाएंगे, और वो खुराक जो है जो 2 से 4 घंटे में हजम होनी थी उसको 10, 12, 14 घंटे लग सकते हैं हजम होने के लिए। इसलिए आप वन डिश पॉलिसी जो है वो अपनाइए, यानी कि खर्चा भी कम हो और आपकी सेहत जो है वो भी ठीक रहे। कोशिश कीजिए कि एक ही डिश हो, अगर गोश्त है तो गोश्त ही हो, चावल है तो चावल हो, अगर आलू है तो उसके साथ कोई दूसरी चीज खामखा मिक्स ना की जाए। ज्यादा से ज्यादा यह है कि आप सब्जियां मिक्स कर सकते हैं, और उनमें भी है कि आप कच्ची सब्जियों का और फ्रूट्स का इस्तेमाल हर हाल में कीजिए, ताकि हाजमा जो हो वो बेहतर हो और तमाम जो डिमांड्स हैं बॉडी की वो पूरी होती रहें। तो ये कम्बिनेशन ऑफ फूड्स ये बहुत ज़रूरी है। इंटरनेट पर मौजूद है ये चार्ट कि किस खुराक के खाने से जो है एसिडिक एंजाइम्स रिलीज होते हैं और कौन सी ऐसी खुराक है जिसको लेने से अल्कलाइन एंजाइम्स जो हैं वो रिलीज होते हैं। तो ये आपको ख्याल रखना है कि एक वक्त में एक ही ऐसी कोई फूड प्रोडक्ट जो है वो यूज़ की जाए और कम मिकदार में यूज़ की जाए। अगला जो स्टेप है वो है प्रोटीन्स। एक गलतफहमी है लोगों को कि जितनी ज़्यादा प्रोटीन हम लेंगे उतना ज़्यादा जो है हम सेहतमंद रहेंगे।
जितना ज़्यादा गोश्त खाएंगे, जितने ज़्यादा अंडे लेंगे, स्पेशली जो स्पोर्ट्समैन हैं उनमें ये गलतफहमी पाई जाती है। ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। देखिए, पैदाइश के वक्त बच्चा जो माँ का दूध पीता है, उस दूध में ज़्यादा से ज़्यादा 2% तक प्रोटीन्स होती हैं, इससे ज़्यादा नहीं। यानी कि उस बच्चे को ज़रूरत नहीं कि उसकी खुराक का 2% जो है वो प्रोटीन से ज़्यादा हो, और वो भी शुरू में। अगले 3, 4, 6 महीनों में वो दूध, उस दूध में प्रोटीन्स की क्वांटिटी जो है वो 1% तक जो है कम हो जाती है। यानी कि प्रोटीन्स ह्यूमन बॉडी के लिए कह लीजिए कि वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ नहीं है। उनकी एक लिमिटेड क्वांटिटी वो आपके लिए काफ़ी है। उसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल जो है नुकसानदेह है। इसकी वजह क्या है? वजह यह है कि प्रोटीन्स को हजम करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। यानी कि वो 8-10 घंटे लग सकते हैं। अगर आपने रात को दोस्तों के साथ फर्ज कीजिए बारबेक्यू किया और बहुत ज़्यादा गोश्त अगर आपने खाया और साथ में कोई सैलड्स वगैरह नहीं ली, कच्ची सब्जियां नहीं ली, तो पूरी रात 8-10 घंटे भी अगर आप सोए रहे अच्छी नींद की, सुबह भी जो है वो तबीयत में एक भारीपन मौजूद होता है। तो प्रोटीन्स का इस्तेमाल इतना ज़्यादा किसी सूरत नहीं करना चाहिए। आप देखिए कि जो बॉडी बिल्डर हैं वो प्रोटीन्स ज़्यादा लेते हैं, लेकिन वो वक्ती तौर पर एक पावर, मस्कुलर पावर तो गेन कर लेते हैं, मगर वो कह लीजिए कि लंबी रेस के घोड़े नहीं हैं। जैसे एक मैराथन रेस में जो एथलीट भाग रहा है 8, 10, 15 किलोमीटर, इस तरह ये बॉडी बिल्डर नहीं भाग सकता, किसी सूरत नहीं भाग सकता। तो गोश्त का ज़्यादा इस्तेमाल जो है वो नुकसानदेह है। आप कोशिश कीजिए कि सब्जियों का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल कीजिए। ना सिर्फ इससे ये कि ये लंबी उम्र की गारंटी है सब्जियों का इस्तेमाल, एक सेहतमंद जो है और खूबसूरत जिस्म जो है उसके लिए भी ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। आप देख लीजिए नेचर में जितने गोश्तखोर जानवर हैं, वो मुमकिन है कि उनमें मस्कुलर पावर तो ज़्यादा हो, लेकिन वो चंद सेकंड्स के लिए होगी या ज़्यादा से ज़्यादा चंद मिनट्स के लिए होगी। शेर, चीते वगैरह आप देखते हैं वो गोश्तखोर हैं, लेकिन शेर कितनी देर भाग सकता है, कितने किलोमीटर वो भाग सकता है मुसलसल। उसके मुकाबले में आप देखिए जो सब्जी खोर है घोड़ा, वो सैकड़ों किलोमीटर तक भागता जाता है। और बल्कि जो बॉडी की शेप के अलावा जो बॉडी की स्मेल है वो भी जो गोश्तखोर हैं उनकी इतनी अच्छी नहीं है। आप गेंद को देख लीजिए, उसके मुकाबले में आप तोते या कबूतर को देखिए, कितने खूबसूरत परिंदे हैं। तो सब्जी ज़्यादा इस्तेमाल कीजिए अगर आप सेहतमंद रहना चाहते हैं। गोश्त की बजाय सब्जी का इस्तेमाल ज़्यादा कीजिए। और फिर एक चीज़ और नोट कीजिए कि प्रोटीन से जो आप पावर ले रहे हैं, मस्कुलर पावर, वो इतनी नहीं है जितनी एनर्जी आप यूज कर देते हैं इस प्रोटीन को हजम करने में। यानी कि प्रोटीन को हजम करने में ज्यादा एनर्जी यूज होती है बजाय इसके कि प्रोटीन जो आपको पावर दे रही है। इसलिए सब्जी का इस्तेमाल बहुत जरूरी है। तीसरा जो स्टेप है वो फ्रूट्स का इस्तेमाल है। ये चीज समझने की है। फ्रूट्स में बेसिकली जो हमारी बॉडी को ग्लूकोज की मुस्तकिल जरूरत रहती है, जैसा कि मैंने शुरू में अर्ज किया कि ब्लड फ्लो के थ्रू ऑक्सीजन और ग्लूकोज हर सेल की एक डिमांड है। स्पेशली जो ब्रेन सेल्स हैं उनको तो ग्लूकोज, उनकी जो बेसिक डाइट है, खुराक है, वो है ही ग्लूकोज। तो ये ग्लूकोज जो है ये फ्रूट्स में ज्यादा पाया जाता है। फ्रूट्स में पाया जाता है फ्रुक्टोज की सूरत में, जो बॉडी में जाकर ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। तो फ्रूट्स जितने भी आप लेते हैं वो इंटेस्टाइन में जाकर ही रिलीज करते हैं फ्रुक्टोज को, और इंटेस्टाइन में ही ये फ्रुक्टोज जो है अब्जॉर्ब होता है और आपकी बॉडी की डिमांड को पूरा करता है। अगर आपने खाने के बाद ये फ्रूट्स लिए, पहले खाना खाया फिर ऊपर से फ्रूट्स लिए, तो अगले 2-3 घंटे तक तो ये फ्रूट्स आपके स्टमक में ही पड़े रहेंगे, क्योंकि नीचे आप खाना रखा हुआ है। जब तक ये इंटेस्टाइन तक पहुंचते हैं तब तक ये स्टमक एसिड जो है इनको बिल्कुल तबाह कर चुका होगा, डिस्ट्रॉय कर चुका होगा। इनमें कोई फ्रुक्टोज मौजूद नहीं होगा। तो खाने के बाद फ्रूट्स खाने का कोई फायदा नहीं। फ्रूट्स अगर आपने लेने हैं तो खाने से 10 मिनट 15 मिनट पहले लीजिए, या बिल्कुल खाली पेट लीजिए, ताकि फ्रूट्स स्टमक से जल्दी से गुजरते हुए आपके इंटेस्टाइन में जाकर फ्रुक्टोज को रिलीज करें, जो इंटेस्टाइन में अब्जॉर्ब हो और आपकी तमाम जो डिमांड्स हैं आपके सेल्स की, स्पेशली जो ब्रेन सेल्स हैं उनकी, वो पूरी हो सकें। तो फ्रूट हमेशा खाली पेट इस्तेमाल कीजिए। खाने के बाद फ्रूट्स लेने का सिरे से कोई फायदा नहीं। अब आते हैं अगली बात की तरफ। एक बहुत बड़ी गलतफहमी है कि दूध एक मुकम्मल ग़िज़ा है। मुमकिन है कि दूध मुकम्मल ग़िज़ा हो,
लेकिन उस सूरत में अगर आप यानी कि प्रोटीन्स नहीं ले रहे, गोश्त नहीं ले रहे, मतलब अगर आप कार्बोहाइड्रेट्स नहीं ले रहे, अगर आप फैट्स अपनी खुराक में इस्तेमाल नहीं कर रहे, अगर सब्जियों की सूरत में आपको विटामिन्स और मिनरल्स नहीं मिल रहे, अगर सूरज आपके सर पे चमक रहा है यानी कि विटामिन डी जो है वो भी आपकी बॉडी में रिलीज हो रहा है, अगर ये सब चीजें आपको मुयस्सर नहीं, फिर तो ठीक है कि दूध एक मुकम्मल ग़िज़ा है, आप दूध लीजिए, वो आपकी हेल्थ के लिए ठीक है। लेकिन ये सब चीजें अगर आपको मुयस्सर हैं तो फिर दूध लेने की कतन कोई जरूरत नहीं। दूध का उल्टा नुकसान होगा, उसमें बहुत ज्यादा फैट्स हैं, वो आपकी जो ब्लड वेसल्स हैं, खून की जो अंदरूनी नालियां हैं, उनके अंदर जो है वो चर्बी की मिकदार बढ़ाएगा, ब्लड फ्लो को वो रोकेगा, आपकी हार्ट और वेस्कुलर डिजीज जो है उनके खतरात जो हैं वो ज्यादा होंगे। इसीलिए ज्यादा मिकदार में या मुस्तकिल दूध लेना वो कोई इतनी अक्लमंदी नहीं है। और फिर अमूमन गाय का दूध ही इस्तेमाल किया जाता है हमारे मुआशरे में। एक चीज आप नोट कीजिए कि गाय का बछड़ा जब पैदा होता है तो वो 25-30 ज्यादा से ज्यादा 35 किलोग्राम का होगा, तो वो अपनी माँ का दूध पीते हुए 8-10 महीनों में वो लगभग 100-150 किलोग्राम का हो जाता है। इसकी रीजन क्या है? इसकी रीजन ये है कि गाय के दूध में इतने पावरफुल और स्ट्रांग हार्मोन्स हैं जो एक छोटे से बछड़े को इतने बड़े बैल में बदल देती हैं। इंसान का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो इन हार्मोन्स को डाइजेस्ट करने के काबिल ही नहीं, यानी कि हम हजम ही नहीं कर पाते उन हार्मोन्स को जो गाय के दूध में है। और फिर कहा जाता है कि दूध में कैल्शियम बहुत ज्यादा है इसलिए ये लेना चाहिए। आप एक तजर्बा कीजिए, कोई भी ऐसा पेशेंट जिसमें कैल्शियम की कमी हो, यानी कि ब्लड में कैल्शियम लेवल कम हो, आप उसको कई हफ्ते तो क्या कई महीनों तक मुसलसल दूध देते रहिए, पिलाते रहिए, सवाल ही पैदा नहीं होता कि उसका कैल्शियम लेवल जो है ब्लड में वो इंक्रीज हो जाए। मुमकिन ही नहीं है। ये कैल्शियम जो दूध में है ये सीधा जाकर किडनी में अकोमोलेट होता है और किडनी स्टोन जो है उसको ये प्रमोट करता है। तो दूध ज्यादा मिकदार में लेना, ये बात जान रखिए कि ये नुकसानदेह है, इसका कोई ज्यादा फायदा नहीं। और फिर हड्डियां और दांत वगैरह जो है, जो वेजिटेरियंस हैं उनकी हड्डियां ज्यादा मजबूत हैं उन लोगों से जो गोश्तखोर हैं, उनके दांत भी ज्यादा मजबूत और चमकदार हैं बजाय उनके जो गोश्तखोर हैं। आप हिंदुस्तान में हिंदू को देख लीजिए, उनकी हड्डियां और उनके दांत गोश्तखोर लोगों से ज्यादा मजबूत हैं। मैं यहाँ ये नहीं कह रहा कि आप सब्जी खोर बन जाइए और गोश्त को जो है मुकम्मल तर्क कर दीजिए, नहीं। गोश्त और दूध अगर आप इनका जायका पसंद करते हैं या खाने में आप इनको अच्छा महसूस करते हैं तो इनकी लिमिटेड अमाउंट हो, थोड़ी अमाउंट हो, थोड़ा यूज कीजिए जायके के लिए, ठीक है। प्रोटीन्स के लिए, फैट्स के लिए कुछ डिमांड है बॉडी की, वो आपको पूरी करनी है, लेकिन ज्यादा मिकदार में दूध और गोश्त का इस्तेमाल जान रखिए कि यह नुकसानदेह है। तो आज बस इतना ही मुख्तसर सी एक वीडियो आप दोस्तों के लिए कि कैसे जो है सेहत अपनी को बरकरार रखा जाए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा प्लीज। चैनल का नाम है द माउंटेन शैडो।